हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, आप लोगों के लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का। इस सेशन में हम लोग अपने लास्ट टॉपिक ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल दैट इज मीथनॉल एंड इथेनॉल को कवर करने जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब मीथेनॉल क्या है, कैसे उसको बनाते हैं, इथेनॉल क्या है, कैसे उसको बनाते हैं, सारी चीजें बताऊंगा। फर्मेंटेशन वगैरह, रेक्टिफाइड स्पिरिट, प्रूफ स्पिरिट, हर किसी के बारे में बताऊंगा। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये। ठीक है ना। आज हम बात करेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के लास्ट टॉपिक दैट इज मीथेनॉल एंड इथेनॉल। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। तो मैं बात करने जा रहा हूं अबाउट मीथेनॉल। बेसिक सा है, मोनोहाइड्रिक के दो ही इंपॉर्टेंट है कमर्शियली अल्कोहल्स। कौन कौन से? एक है मीथेनॉल दैट इज CH3OH एंड अदर इज इथेनॉल C2H5OH। इन्हीं दोनों को मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? सिंपल टॉपिक है, समझ में आता चलेगा, ध्यान से लिखते चले। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ मीथेनॉल की, कैसे प्रिपेयर होता है, क्या फॉर्मूला होता है और क्या यूजेस है इसके। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूला है CH3OH। अब इसको बनाते कैसे हैं, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखिए। सबसे पहली जो इसकी बेसिक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है दैट इज फ्रॉम वुड। वुड से कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, दो चीज कराएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से कैसे ये प्रिपेयर किया जाता है। तो वुड जो होती है बेटा, उसका हम करा देते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, मतलब कंबशन, एक प्रकार का, एक तरीके का कंबशन क्रिएट कराते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में जब भी कंबशन होता है वुड का, तो दो फ्रैक्शन बन के आते हैं। एक होता है गैसियस वाला और दूसरा होता है फ्रैक्शन नॉन गैसियस। मतलब कुछ फ्रैक्शन तो होता है वॉलेटाइल, कुछ होता है नॉन वॉलेटाइल। तो जितनी भी गैसेस होती हैं वो सारा का सारा वॉलेटाइल फ्रैक्शन में आ जाता है। तो वुड क्या एक हाइड्रोकार्बन ही है, हाँ, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड से होती है लकड़ी, भाई प्लांट का पार्ट है, लिविंग बीइंग है, उसी का पार्ट है वुड, तो डेफिनेटली हाइड्रोकार्बन से बना हुआ होगा। तो जब इसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है तो दो हिस्से बनते हैं, एक बनता है वॉलेटाइल फ्रैक्शन, एक बनता है नॉन वॉलेटाइल फ्रैक्शन। वॉलेटाइल फ्रैक्शन में जितनी भी गैसेस है वो सब आती है, और नॉन वॉलेटाइल में जो चारकोल रह जाता है वुड का, हाँ या ना, कोयला, चारकोल टाइप रह जाता है, दैट इज कॉल्ड वुड चारकोल। क्लियर? बहुत सारे कामों में आता है जनरली। ठीक है ना, एज अ फ्यूल यूज कर देते हैं सो हम चारकोल को। चले, अब बात आ रही है वॉलेटाइल फ्रैक्शन में भी क्या फर्क है। तो इसमें भी दो टाइप के फ्रैक्शन है वॉलेटाइल में। कुछ ऐसी, इन शॉर्ट सीधी भाषा में बोलो, वॉलेटाइल फ्रैक्शन मतलब गैसेस जो लकड़ी को जलाने पे मिलती है। तो अब ये वॉलेटाइल फ्रैक्शन को हम दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। कैसे? बाय पासिंग थ्रू वाटर। वाटर के मतलब गैसेस को कंडेंस करा के। तो जब इस वॉलेटाइल फ्रैक्शन को पास करते हैं हम लोग पानी से, तो कुछ गैसेस तो कंडेंस हो जाती हैं और कुछ गैसेस कंडेंस नहीं हो पाती, मतलब लिक्विड स्टेट में आ जाएंगी कुछ गैसेस और कुछ नहीं आ पाएंगी। तो इस वॉलेटाइल फ्रैक्शन की वो गैसेस जो कंडेंस नहीं होती और पानी में डिसॉल्व नहीं होती एज अ सॉल्यूशन, वो कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, ईथेन, नाइट्रोजन एंड एक्सेट्रा। तो ये कुछ ऐसी गैसेस हैं जो कंडेंस नहीं होती पानी पास कराने के बाद भी। तो ऐसी गैसेस को अब, इसमें गैस और आती है कोल गैस भी कहते हैं सबको, मिक्सचर को, पूरी गैसेस के इस मिक्सचर को हम कोल गैस का नाम भी दे देते हैं। ठीक है, अलग अलग नाम लिख के हम सीधा कोल गैस भी बोल देते हैं। तो ऐसी गैसेस को कहते हैं हम अनकंडेंसेबल गैसेस, जो पानी में डिसॉल्व नहीं होती। अब बात ये आ रही है जो कंडेंस हो जाएंगी वो कौन है। तो बची हुई जो गैसेस होती हैं वो कंडेंसेबल होती हैं, वो पानी के साथ डिसॉल्व हो जाती हैं और एक सॉल्यूशन क्रिएट कर लेती हैं। इसी में तुम्हारा बाकी का बाय प्रोडक्ट मिलेगा। अभी देखेंगे इस कंडेंसेबल सॉल्यूशन में क्या क्या चीजें मिलती हैं, बट पहले मैं बात कर लूँ अनकंडेंसेबल गैसेस की। तो अनकंडेंसेबल में CO2, हाइड्रोजन, मीथेन, ईथेन, नाइट्रोजन, इन सबको मिला के हम क्या नाम देते हैं? कोल गैस। अब बात आती है वेस्ट हो गई, किस काम की है? काम की है क्योंकि ये गैसेस को हम एज अ फ्यूल यूज कर लेते हैं। इन गैसेस को हम एज अ फ्यूल यूज कर लेते हैं। चलो आगे, तो बेसिक सी बात, बट हमें क्या बनाना है, एक बात ध्यान रखना, मीथेनॉल की बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, वॉलेटाइल फ्रैक्शन, नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल फ्रैक्शन तो वुड चारकोल बेकार है, अलग यूज कर लेना उसको। वॉलेटाइल फ्रैक्शन में जितनी भी गैसेस सारी आ जाएंगी, कुछ होंगी कंडेंसेबल, कुछ होंगी अनकंडेंसेबल। अनकंडेंसेबल गैसेस के नाम पे हम बात करते हैं कोल गैस, जो कि फ्यूल का काम करती है। अभी मीथेनॉल नहीं मिला है। अब मैं बात कर रहा हूँ कंडेंसेबल गैसेस की। तो कंडेंसेबल गैसेस आ गई अब दूसरी तरफ पानी में मिलके, और ये क्या क्रिएट हो गया? एक सॉल्यूशन क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया? सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए स्टैंड फ्री छोड़ देते हैं, इसमें कोई चीज चेंजेस नहीं करेंगे, सॉल्यूशन को रेस्ट करने देते हैं। तो जैसे ही थोड़ी देर बाद देखेंगे आप, तो आपको दो लेयर दिख रही होगी सॉल्यूशन की, एक होगी लोअर लेयर, एक होगी अपर लेयर। मतलब ये सॉल्यूशन दो हिस्सों में बढ़ जाएगा।
एक नीचे वाली लेयर डेंसर लेयर होगी, एक लाइटर लेयर होगी, ठीक है। तो जो लोअर लेयर होती है उसमें क्या मिलता है और अपर लेयर में क्या मिलता है, तो वो सुनना। तो जो इस सॉल्यूशन की लोअर लेयर होती है उसमें मेनली हमें क्या पाया जाता है, क्रिसॉल, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। क्या मिलता है बेटा उसमें हमें, क्रिसॉल। और वहीं पर जब हम अपर लेयर की बात करें तो उसमें एक चीज नहीं बहुत सारी है, जैसे कि एसिटिक एसिड भी मिलता है, मीथेनॉल भी मिलता है, एसीटोन और वाटर, क्लियर है। तो ये दो लेयर में बढ़ जाता है ये सॉल्यूशन। लोअर में तो क्रिसॉल पाया जाता है और अपर लेयर में एक एसिटिक एसिड, दूसरा मीथेनॉल, तीसरा एसीटोन और पानी तो हो गई होगा, ठीक है, हाँ या ना। अब बात ये आ रही मीथेनॉल चाहिए ना, तो इसकी बात करूंगा मैं। तो लोअर लेयर को क्या देख लेते हैं कि क्या यूज होता क्या है, मेन बात क्रिसॉल होता है। और ये किसके काम में आता है, टिम्बर एक लकड़ी होती है भाई, उसके प्रिजर्वेशन में हम क्रिसॉल की मदद ले लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब बात आ रही है अपर लेयर में। अपर लेयर में क्या कहता है, चार चीजें, एसिटिक एसिड, मीथेनॉल, एसीटोन एंड वाटर। इस मिक्सचर को, जो अपर लेयर वाले मिक्सचर है, इसका एक नाम और दे दिया जाता है पायरोलिग्नियस एसिड। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बना लेना। कौन सा एसिड बेटा, पायरोलिग्नियस एसिड। तो बहुत बेसिक सी बात है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के कारण की वजह से बना ये सब। चलो आगे। अब मेन बात क्या है, आपको क्या निकालना है, मीथेनॉल निकालना है। तो मीथेनॉल बनाने के लिए ये सारे काम हो रहे हैं। चलो आगे, अगला। तो अब इस अपर लेयर को हम यूज करेंगे। तो इस पायरोलिग्नियस एसिड में कौन की मात्रा, किस की मात्रा कितनी कितनी लिखा हुआ है। एसिडिक एसिड 8 से 10%, मीथेनॉल 0.5 से 1.5%, एसीटोन 2 से 3%। चलो आगे। अब इस पायरोलिग्नियस एसिड या अपर लेयर में हम क्या चेंजेस कराएं जिससे हमें मीथेनॉल की प्रिपरेशन मिल जाए। तो वही चीज दिखा रहा हूं मैं। अपर लेयर में क्या हुआ होगा, तो बेसिक सा काम हुआ होता है, ज्यादा कुछ कलेश नहीं है, इजीली आप मीथेनॉल को अलग कर सकते हैं। तो देखना क्या हुआ। तो ये जो अपर लेयर थी पायरोलिग्नियस एसिड, इसको हम रिएक्ट करा देते हैं किसके साथ, CaOH का होल ट्वाइस। किसके साथ बेटा, CaOH का होल ट्वाइस। तो क्या होता है, इस एसिड में तीन चीजें थी, वापस से लिख दे रहा हूं, CH3COOH, CH3OH एंड एसीटोन, CH3CO CH3। पानी तो है ही नॉर्मली, ठीक है। अब क्या होता है, जब इस एसिड को हम CaOH के होल ट्वाइस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इस मिक्सचर में से जितना भी एसिटिक एसिड है वो सब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा लेता है और एक सॉल्ट बना लेता है, जो रेजिड्यू की फॉर्म में दिखता है। किसकी फॉर्म में दिखता है, रेजिड्यू। तो एसिडिक एसिड इस मिक्सचर का रिएक्ट कर जाता है इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बचे कौन, मीथेनॉल और एसीटोन, वो फिल्ट्रेट में रह जाते हैं, क्लियर है। अब रेजिड्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा, कुछ नहीं, एसिडिक एसिड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कैल्शियम एसीटेट बनेगा, CH3COO का होल ट्वाइस Ca। ये होता है रेजिड्यू, क्लियर है। तो फिल्ट्रेट में तेरा कौन आ गया बेटा, मीथेनॉल आ गया और एसीटोन आ गया। मेन काम अब इससे होगा में, चले। अब बात ये आ रही है रेजिड्यू किसी काम का है, बिल्कुल है भाई। अगर आपको एसिडिक एसिड चाहिए होता है इस रिएक्शन में तो निकाल लेते हैं हम इससे। रेजिड्यू लिया, फिल्टर पेपर से सेपरेट आउट कराया, कैल्शियम एसीटेट को पानी के साथ रिएक्ट कराता है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2H4, मतलब एक तरीके से एसिडिफिकेशन करा दिया हमने। तो ये जो कैल्शियम एसीटेट था वो कन्वर्ट हो जाएगा प्योर एसिटिक एसिड और कैल्शियम सल्फेट प्रेसिपिटेट आउट, क्लियर है। तो आप इस रेजिड्यू को फेंकना नहीं भाई, बहुत सारी चीजें में काम आता है। एसिडिक एसिड बन जाएगा इससे, क्या बन जाएगा, एसिडिक एसिड। विनेगर यूज कर लिया जाता है। चले आगे। अब बात आ रही फिल्ट्रेट, क्योंकि हमें एसिडिक एसिड थोड़ी पढ़ना है, मीथेनॉल पढ़ना है भाई। तो फिल्ट्रेट को देखो, तो फिल्ट्रेट में दो कंपोनेंट, एसीटोन एंड मीथेनॉल। अभी भी अलग नहीं हुआ है, प्योर चाहिए ना मीथेनॉल ना, ठीक है। तो अब दो बातें याद रखना, इसको भी बहुत आसानी से सेपरेट आउट किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि एसीटोन और मीथेनॉल दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 65 डिग्री सेल्सियस एंड मीथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 65 डिग्री, अच्छा उल्टा बोल दिया। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 56 डिग्री सेल्सियस और मीथेनॉल का होता है 65 डिग्री सेल्सियस। कुछ मत करो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब आप कहोगे कि सर नॉर्मल डिस्टिलेशन क्यों नहीं, भाई बॉइलिंग पॉइंट में बहुत बड़ा फर्क नहीं है, इसीलिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराते हैं। जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत अच्छा खासा, मोर देन 25 या 30 या 40 के करीब होता है डिफरेंस इन बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट, तो हम नॉर्मल डिस्टिलेशन कराते हैं। बट जब बॉइलिंग पॉइंट का फर्क बहुत ज्यादा नहीं होता तो हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराना पड़ता है। क्वेश्चन आता है तो कुछ नहीं करना, ये जो फिल्ट्रेट मिला है पायरोलिग्नियस एसिड का, इसको आप क्या करा देंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो दो फ्रैक्शन मिलेंगे, एक फ्रैक्शन मिलेगा 56 डिग्री सेल्सियस पे और दूसरा फ्रैक्शन मिलेगा 65। तो 65 पे तो तुम्हें मीथेनॉल मिल जाएगा और 56 पे, ये थोड़ा गलत लिख गया, इसको सही कर लेना, ये मिल जाएगा तुम्हें एसीटोन। क्या मिल जाएगा बेटा, एसीटोन। अब 56 वाले की तो जरूरत है नहीं, मेन है 65 वाले फ्रैक्शन की। क्यों, क्योंकि वही तो मेन प्रोडक्ट है, वही तो बना रहे हो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, तो वही चीज लिखी है। तो 56 पे जो एसीटोन मिल रहा था बेटा, क्या मिल रहा था, एसीटोन, तो वही लिखा है। फर्स्ट फ्रैक्शन कंटेन्स मेनली
एसीटोन, और वहीं पे 65 पे जो मिल रहा है दैट कंटेन्स मेनली मीथेनॉल। बट क्या बात ये आती है कि क्या ये प्योर है, क्या यहाँ से जो मिला हुआ मीथेनॉल है वो प्योर है? नहीं, अभी इसको और प्योरिफिकेशन में भेजना पड़ता है। बन जाता है मेजर, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेनली कंटेंट अभी ये जो सेकंड फ्रैक्शन होगा उसमें होगा मीथेनॉल ही, बट इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगी। अब दो ही इम्प्योरिटी हो सकती है, या तो पानी की होगी या इस थोड़े बहुत अमाउंट में एसीटोन की। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भाई 100% एफिशिएंट नहीं है, इसीलिए। चलो आगे, तो मेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन सबसे पहला वुड से बहुत सिंपल है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कराओ, वॉलेटाइल फ्रैक्शन लो, कंडेंस कराओ, कंडेंस के बाद दोनों लेयर बनाओ, अपर लेयर लोअर लेयर। अपर लेयर काम किया, बाकी सामान फेंकते जाना। पायरोलिग्नस एसिड को सॉल्ट बेस के साथ रिएक्ट कराओ, रेजिड्यू अलग करो एसिटिक एसिड का, फिल्ट्रेट मिलेगा एसीटोन और मीथेनॉल, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा के मीथेनॉल मिल जाएगा। बट वो प्योर नहीं है, अभी इसका प्योरिफिकेशन कराना पड़ता है। तो वुड से बना रहे मीथेनॉल। आगे यहाँ तक चलो, आगे बढ़ रहा हूँ। अब बात आ रही है इसके प्योरिफिकेशन की। तो कुछ नहीं, कौन से फ्रैक्शन को पकड़ो? सेकंड फ्रैक्शन, क्योंकि इसी में तो मीथेनॉल है। फर्स्ट फ्रैक्शन को तो अलग यूज कर लेना एसीटोन के लिए। चले, सेकंड फ्रैक्शन का प्योरिफिकेशन करा रहे हैं। तो प्योरिफिकेशन कराना बहुत सिंपल है, दो तरीके हैं प्योरिफिकेशन कराने के लिए। एक तो ऑक्सैलिक एसिड की मदद से यूज करके बना लेते हैं, और दूसरा हम एनहाइड्रस मैग्नीशियम क्लोराइड की मदद से। दो तरीके हैं प्योरिफिकेशन कराने के मीथेनॉल का। तो सबसे पहला तरीका है ट्रीटिंग इट विद ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का सब फॉर्मूला जानते होंगे, नहीं जानते तो ये देखें, COOH। क्लियर है? तो कुछ मत करो, सेकंड फ्रैक्शन जिसमें कौन कौन है? मीथेनॉल है मेन, और कुछ अमाउंट में एसीटोन आता है, थोड़ा बहुत, ठीक है। मेनली तो यही है, कुछ अमाउंट में एसीटोन आएगा। तो अब ऑक्सैलिक एसिड करेगा क्या? कुछ नहीं करेगा, इसमें मीथेनॉल के साथ रिएक्शन कर लेगा। ये एसिड, ये अल्कोहल, मेरे ख्याल से एस्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एस्टर। तो ऑक्सैलिक एसिड रिएक्ट विद मीथेनॉल, और एसीटोन फिल्ट्रेट में रह जाता है। किस में रह जाता है? फिल्ट्रेट। तो जितना भी रेजिड्यू बनेगा तो कुछ नहीं होगा, वो इस मीथेनॉल और ऑक्सैलिक एसिड का एस्टर होगा। तो H फ्रॉम अल्कोहल एंड OH फ्रॉम एसिड बना लेना रिएक्शन करके। तो यही बन के आएगा, देख ले जरा, ये तेरा रेजिड्यू है, ये तेरा कौन है बेटा? रेजिड्यू, ठीक है कि नहीं? आया ना? तो डाइमिथाइल ऑक्सैलेट बन जाएगा, और फिल्ट्रेट में कौन रह जाएगा? एसीटोन। अब बात आ रही थी भैया हमें तो मीथेनॉल चाहिए ना, रेजिड्यू का क्या करेंगे? कुछ नहीं, इस रेजिड्यू को प्रेसिपिटेट कराओ, बाहर निकालो, और इससे मीथेनॉल रिकवर करेंगे। तो अभी तो मैंने क्या कराई थी? एस्टरिफिकेशन। तो अब मुझे अगर अल्कोहल वापस से रिस्टोर करना है तो मैं क्या करा दूंगा? ये रेजिड्यू और कुछ नहीं था, इट इज अ एस्टर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड एंड मीथेनॉल, ठीक है। तो अब आपको क्या कराना है? इस एस्टर की हाइड्रोलिसिस करा दे। क्या करा दे बेटा? हाइड्रोलिसिस। तो कुछ नहीं किया, हमने बॉईल कर दिया KOH के साथ, और इस एस्टर की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। और इसका फॉर्मूला क्या था? रेजिड्यू का, ये बन रखा है, ये चेक कर ले फॉर्मूला, ठीक है। हाँ या ना? हाइड्रोलिसिस करा दे। हाइड्रोलिसिस जैसी होगी, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, चेक करना गौर से, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, इसमें यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, H जाएगा इसके साथ, OH जाएगा इसके साथ। या अब KOH लिया मैंने, OK भेज दे रहा हूँ, तो COO, ये अलग हो जाएगा, और मीथेनॉल प्योर फॉर्म में 100% प्योर फॉर्म में तुम्हें मिल जाएगा। दैट्स इट। तो प्योरिफिकेशन कराना बहुत आसान है, ऑक्सैलिक एसिड के साथ यूज करना, रेजिड्यू बनाना, और रेजिड्यू और कुछ नहीं, एक एस्टर बनेगा जिसकी तुम हाइड्रोलिसिस आसानी से करा सकते हो, चाहे एसिडिक मीडियम में चाहे बेसिक मीडियम में। चलो आगे। हाँ या ना? ये पोटेशियम ऑक्सैलेट बन जाएगा, और मीथेनॉल अलग। अब नहीं करना ऑक्सैलिक एसिड के साथ, तो क्या प्रोसीजर है? तो कुछ नहीं, एनहाइड्रस मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा दो इसी फ्रैक्शन को, जिसमें कौन कौन था? मीथेनॉल प्लस एसीटोन, थोड़ा बहुत अमाउंट में होगा पर मेनली मीथेनॉल ही है इसमें, ठीक है। कुछ नहीं, एनहाइड्रस मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा दो। किसके साथ? एनहाइड्रस मैग्नीशियम क्लोराइड। इसमें भी वही चीज होगी, एक बनेगा रेजिड्यू, एक बनेगा फिल्ट्रेट। इसके फिल्ट्रेट में भी कौन रह जाएगा? एसीटोन। अब रेजिड्यू कैसे बनेगा? MgCl2 बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इट इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। मैग्नीशियम क्लोराइड वो भी एनहाइड्रस है, पानी नहीं है तो लुइस एसिड की तरह काम करेगा। और मीथेनॉल सब जानते हैं कि लुइस बेस होता है, तो जब भी एक लुइस बेस को एक लुइस एसिड प्रोवाइड किया जाएगा तो दोनों ऐड हो जाएंगे, सॉल्ट जैसा एडक्ट बना लेते हैं। तो कुछ नहीं, ये MgCl2.4 मीथेनॉल एक अडक्ट बना लेते हैं, एक एडिशन प्रोडक्ट। एक्चुअल में अडक्ट कुछ नहीं, लुइस एसिड प्लस लुइस बेस के जो सॉल्ट्स होते हैं, जो लुइस एसिड और लुइस बेस जब रिएक्शन करके एक सॉल्ट बनाता है, दैट इज कॉल्ड अ अडक्ट। तो मैग्नीशियम क्लोराइड इज अ लुइस एसिड,
एंड मिथेनॉल इज अ लुईस बेस, और दोनों जुड़ जाते हैं, डक्ट बना लेते हैं। क्लियर है? और ये रेजिड्यू प्रेसिपिटेट हो जाएगा, फिल्ट्रेट अलग कर लियो, कुछ नहीं। फिर वापस से रिकवर करना है, पानी के साथ रिएक्ट करा दे। किसके साथ? पानी। वाटर के साथ जैसे ही तुम बॉईल करोगे तो इस मिथेनॉल की जगह कौन ले लेगा? वाटर। ठीक है, और ये मिथेनॉल अलग हो जाएगा। तो ये तो बन गया प्योर मिथेनॉल, प्लस एक और बन जाएगा MgCl2.4H2O, ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, प्योर मिथेनॉल आ गया। क्या आ गया बेटा? प्योर मिथेनॉल। ये ज्यादा बेटर ऑप्शन रहता है इन कंपैरिजन टू ऑक्सैलिक एसिड, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन रहता है इन कंपैरिजन टू ऑक्सैलिक एसिड। इससे बहुत ज्यादा प्योरिटी का मिथेनॉल प्रिपेयर किया जाता है, जनरली एनहाइड्रस मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से। दैट्स इट। तो सबसे पहला बेसिक सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन था मिथेनॉल का, फ्रॉम वुड। तो वही चीज बता रहा हूँ भाई, दो ही पढ़ेंगे, मोनोहाइड्रिक कंप्लीट है, लास्ट टॉपिक है बेटा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स का, मिथेनॉल है इथेनॉल। तो मिथेनॉल का जो सबसे पहला तरीका है वुड से डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की मदद से। चलो आगे बढ़ रहे हैं। पायरोलिग्नियस एसिड याद रखना भाई, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक जगह और काम आएगा। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर वाला टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो वहां पर मैं पायरोलिग्नियस एसिड की मदद लूंगा एक जगह और। चले, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। अब क्या केवल यही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है मिथेनॉल का? नहीं है, और भी है भाई साहब। तो देखें, तो हम बात कर रहे हैं सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल, दैट इज पेटार्ड्स मेथड। ठीक है, तो कुछ नहीं है, वाटर गैस की मदद से, जो हमने पढ़ाया है हाइड्रोजन वाले चैप्टर में आपको। वाटर गैस एक बहुत अच्छी गैस है जो हम सिंथेसिस गैस के नाम से भी जानते हैं, और उसका नाम सिंथेसिस गैस इसीलिए पड़ा था क्योंकि वो मीथेनॉल को प्रिपेयर करने में हेल्प कर रही थी। तो ये रहा प्रोसेस, पेटार्ड्स मेथड। ठीक है, किसकी मदद से? वाटर गैस। तो सबसे पहली बात वाटर गैस तो बनाओ। तो देखो भाई क्या है, स्टीम लेना, कोक, दिस इज वाइट हॉट। ठीक है, ये कोक बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं, देखो टेम्परेचर भी लिख रखा है 1100 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, केल्विन में बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। चले आगे, स्टीम और व्हाइट हॉट कोक को रिएक्ट कराओ। तो ये कोल जो कोक है, ये डायरेक्ट स्टीम के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेती है? वाटर गैस। तो मेरे ख्याल से इस प्रोसेस का नाम पढ़ा चुका हूँ, दिस इज कॉल्ड कोल गैसिफिकेशन। क्या कहते हैं इसे हम? कोल गैसिफिकेशन। तो वाटर गैस बनी तो रिएक्ट कराओ। अब ये वाटर गैस बन गई, आपस में रिएक्ट कर जाएगी इन प्रेजेंस ऑफ Cr2O3, Al2O3 या Cu एट 300 डिग्री सेल्सियस एंड 200 atm प्रेशर। तो ये कंडीशंस याद रखनी है। तो ये वाटर गैस आपस के, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड अ वाटर गैस, ये रिएक्ट करता है और मीथेनॉल बना लेता है। क्या बना लेता है बेटा? मीथेनॉल। चले आगे, कोई दिक्कत? तो बेसिक सी चीज है। चलो, अब बात ये है खेल कैटलिस्ट की। आपके हाइड्रोजन वाले चैप्टर में जो कैटलिस्ट दे रखा है वो कोबाल्ट दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, वो सिंथेसिस प्रॉपर दे रखा है। बट अगर हम Cr2O3, Al2O3, CO 300 डिग्री सेल्सियस 200 atm यूज करते हैं तभी हम पेटार्ड्स मेथड बोल सकेंगे। नहीं तो अगर कोबाल्ट कैटलिस्ट होता है यहाँ पर तो इस प्रोसेस को आप पेटार्ड्स मेथड नहीं कहते, नॉर्मल सिंथेसिस ऑफ मिथेनॉल बोलते। ठीक है, जो आपके इनऑर्गेनिक के हाइड्रोजन वाले चैप्टर में लिख रहा है कोबाल्ट कैटलिस्ट के बारे में। चल रहा हूँ मैं आगे। तो बेसिक सी रिएक्शन है, याद रखना। पहला तो स्टेप सेम है, कोल गैसिफिकेशन होना। कोल गैसिफिकेशन से वाटर गैस बनेगी, वाटर गैस आपस में रिएक्ट करेगी इन प्रेजेंस ऑफ Cr2O3, Al2O3 या फिर कॉपर ऑक्साइड, 300 डिग्री सेल्सियस 200 atm प्रेशर, मीथेनॉल बनता है। बट अगर कोबाल्ट कैटलिस्ट है तो पेटार्ड्स मेथड का नाम नहीं दिया जाएगा। चले अगला, तो पहला वुड हो गया, दूसरा वाटर गैस की मदद से। तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन दैट इज फ्रॉम मीथेन। मीथेन की मदद से हम कैसे बनाते हैं? ऑक्सीडेशन करा दो। मीथेन का क्या करा दो बेटा? ऑक्सीडेशन। इसके लिए हम यूज करते हैं रेड हॉट कॉपर ट्यूब 100 atm प्रेशर पे। तो मीथेन ऑक्सीडाइज हो जाएगी, सीधा प्रोडक्ट बनेगा मीथेनॉल। क्या बनेगा बेटा? मीथेनॉल। जनरली हमने ये सुना ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन्स इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया? नहीं, हमने रेड हॉट कॉपर ट्यूब यूज करी है। ठीक है, तो ये एक बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, तब मीथेनॉल बनता है। जनरली हाइड्रोकार्बन आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, बट रेड हॉट कॉपर ट्यूब मीथेन वगैरह को, जो लोअर हाइड्रोकार्बन है, उनको ऑक्सीडाइज करके अल्कोहल बनाने के लिए कैपेबल होता है। चल रहा हूं मैं आगे, मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़े अगला। अब बात ये आ रही है कि इसके काम का है, बना तो लिया, ज्यादातर मैं मोनोहाइड्रिक के यूजेस पढ़ा चुका हूँ। अब मीथेनॉल के स्पेशली क्या क्या यूजेस होते हैं वो देखें। तो सबसे पहला, मीथेनॉल एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, डेफिनेटली अल्कोहल है, मिला लेगा पेंट के लिए और वार्निशेस, जहाँ वार्निशेस होते हैं पॉलिशेस वगैरह जो करते हैं वुडन मटेरियल्स पे, उनके लिए बहुत अच्छा सॉल्वेंट का काम करता है। दूसरा, इसको हम यूज करते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट को डीनेचर करने में। जनरली बेटा जो पहले जमाने में लैब जो भी स्पिरिट यूज करते थे लोग, तो वो प्योर इथाइल अल्कोहल होती थी, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं मिली होती थी। तो बाद में क्या होने लग गया, गवर्नमेंट ने वो निकाला टर्म क्या, कि जो लैब में स्पिरिट यूज करी जाएगी उसको डीनेचर किया जाएगा,
उसको क्या किया जाएगा, डीनेचर, क्योंकि वो प्योर फॉर्म में दिक्कत है। अब डीनेचर करके यूज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सुपरफिशियल पर्पज से तो यूज करी जा सकती है, ड्रिंकिंग के लिए नहीं करी जा सकती, तो वही चीज है। इन डीनेचरिंग ऑफ रेक्टिफाइड स्पिरिट, रेक्टिफाइड स्पिरिट का मतलब होता है 95% इथाइल अल्कोहल, क्लियर। और इसको ड्रिंकिंग के लिए सूटेबल नहीं है, बट सुपरफिशियल यूज के लिए, स्टरलाइजेशन वगैरह करने के लिए, उनके लिए इसको काम किया जा सकता है। स्पिरिट का काम ड्रिंकिंग के लिए ना होके सुपरफिशियल यूज के लिए सूटेबल रखने के लिए हमने उसका डीनेचरेशन करा दिया और उसमें कुछ नहीं किया, मीथेनॉल मिला दिया था। क्या मिला दिया था, मीथेनॉल। और मीथेनॉल पॉइजनस होता है, याद रखना। इथेनॉल की कंसंट्रेशन पॉइजनस होती है, बट थोड़ा बहुत मीथेनॉल अगर चला भी गया बॉडी में, वो बेटा पॉइजनस होता है, याद रखना। इथेनॉल इतना पॉइजनस नहीं है जितना कि मीथेनॉल है। अगला, इन मेकिंग ड्रग्स, डाइज एंड परफ्यूम्स, इन सबको बनाने में भी मीथेनॉल की मदद ली जाती है। फॉर मेकिंग एंटी फ्रीज मिक्सचर फॉर ऑटोमोबाइल्स इन कोल्ड कंट्रीज, तो एंटी फ्रीज मिक्सचर क्या होता है बेटा, तो कुछ नहीं, जनरली जो देश ऐसे हैं जहाँ पर टेम्परेचर माइनस में रहता है, तो वहाँ पे जनरली क्या होता है, इनके जो फ्यूल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स जिनसे गाड़ी वाड़ी चलती है, वो जम जाते हैं, वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, क्योंकि उनका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर उनके फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है, जिसकी वजह से उनका फ्यूल सॉलिडिफाई हो जाता है। बट अगर हम उसमें किसी ऐसे मिक्सचर को मिला दें जिसकी वजह से उनके फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ जाए, मतलब जो नॉर्मल, एक बेटा दो बात याद रखना, एक होता है प्योर सॉल्वेंट, एक होता है सोल्यूशन। ये मान ले प्योर है, प्योर सॉल्वेंट, और एक है सोल्यूशन। तो याद रखना, प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो जनरली सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा रहता है। तो इसीलिए मान ले अगर फ्यूल प्योर फॉर्म में होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती, वो प्योर फ्यूल होता है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो वही रहेगा। बट अगर हम इसमें कुछ ऐसा सोल्यूशन बना, कुछ चीज ऐसी मिला दे कि एक सोल्यूशन बन जाए जिसकी वजह से इसका फ्रीजिंग पॉइंट जितना होना चाहिए उससे घट जाए, और या फिर हम ये बोलते हैं कि इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से घट जाए, जितना इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, और हमने क्या किया, इस फ्यूल में एक ऐसी चीज मिला दी जिसकी वजह से पूरा एक सॉल्यूशन बना और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, तो डेफिनेटली वो फ्यूल जमेगा नहीं। तो इसको एक एंटी फ्रीज मिक्सचर बनाने के लिए यूज किया जाता है कि जिससे फ्यूल में हम उस चीज को मिला दें, एक तो फ्यूल की एफिशिएंसी खराब ना हो और दूसरा वो सॉलिडिफाई ना हो उस टेम्परेचर पे। तो जितनी भी कंट्रीज में टेम्परेचर माइनस में चलता है, तो जनरली फ्यूल में उनके जो पेट्रोल डीजल वगैरह जो भी यूज होता है, उसमें ये लोग एक एंटी फ्रीज मिक्सचर मिलाने के लिए, बनाने के लिए मिलाते हैं मीथेनॉल को। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, अल्कोहल पेट्रोल फ्यूल। कुछ नहीं, पेट्रोल के अंदर अल्कोहल को एज अ एडिटिव मिलाया जाता है तो एक फ्यूल बनता है। ये फ्यूज गलत लिख गया, फ्यूल कर लेना, अल्कोहल पेट्रोल फ्यूल, क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा रहता है, एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है। पावर अल्कोहल वगैरह इसी को ही बोल देते हम लोग, ठीक है, याद रखना। तो ये मीथेनॉल के बेसिक से यूजेस है, ज्यादा कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट, बेसिक सी बात है। पटार्ट्स मेथड वगैरह याद रखना बेटा, क्वेश्चन जनरली उन पे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अब बात आ रही है इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इथेनॉल। इसका डिस्कशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मीथेनॉल के इतने यूजेस है नहीं, मेन डीनेचरिंग वगैरह करने में काम आता है, बट इथेनॉल कमर्शियली बहुत ज्यादा जगह यूज किया जाता है। अब मैं बात कर रहा हूँ इथाइल अल्कोहल की, तो फॉर्मूला, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यूजेस वगैरह वही सारी चीजें चलेंगी। तो इथाइल अल्कोहल पहले बेसिक सा फॉर्मूला C2H5OH, ठीक है। मीथेनॉल का क्या बताया था, CH3OH, तो इथेनॉल 2 कार्बन का अल्कोहल होगा, C2H5OH, ठीक है। अब बात ये आ रही है इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, बहुत तरीके हैं भाई, ठीक है ना। तो सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे हो रहा है मैं बता रहा हूँ, फ्रॉम इथिलीन। एल्कीन जो होते हैं उनसे सिंपल हाइड्रोलिसिस करा दो, या वाटर की एडिशन करा दो, नॉट हाइड्रोलिसिस, एडिशन ऑफ वाटर करा दो, ठीक है, एसिडिक मीडियम में। तो इथिलीन में अगर हम वाटर ऐड कराएंगे, तो पढ़ा चुका हूं मैं, एसिडिक कंडीशन में इथिलीन इकलौता ऐसा एल्कीन है जिसमें वाटर इनडायरेक्टली जुड़ता है, डायरेक्टली कभी भी ऐड नहीं होता, क्लियर है। नोट बनवा के लिखवाया हुआ एल्कीन्स में, आप जाके एक बार जरूर देखें, पर आप नहीं देखा तो यहां पर लिख लेना। इथिलीन ही इकलौता ऐसा एल्कीन है जिसमें वाटर डायरेक्टली ना जुड़ के इनडायरेक्टली, मतलब उसमें एसिड पहले लिंक होता है एल्कीन्स के साथ, फिर बाद में हाइड्रोलिसिस होने के बाद अल्कोहल बनता है, जैसे कि एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, कुछ नहीं, प्लस माइनस क्रिएट करो, एक जगह माइनस एक जगह प्लस, सेम चीज यहाँ पे प्लस इधर माइनस इधर, क्लियर है, हाँ या ना। अच्छा, मूवमेंट अलग दिखा रखा है मैंने, तो वो दिखा देता हूँ। तो कुछ नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेंज में इधर करा दे रहा हूँ, इधर माइनस इधर प्लस, और इसमें एक प्लस इधर एक माइनस इधर, H जुड़ जाएगा इस पे, HF4 जुड़ जाएगा इस पे, क्या वाटर जुड़ा नहीं हुआ, ठीक है। तो डायरेक्टली वाटर नहीं जुड़ता, पहले एसिड जुड़ता है, फिर हाइड्रोलिसिस करा देता है, ये बन गया, करा दे हाइड्रोलिसिस, तोड़ दे यहाँ से बॉन्ड, ठीक है, H इधर
OH इधर, अल्कोहल बन जाएगा H2SO4, दैट्स इट। तो यही समझाना चाह रहा हूँ मैं, क्लियर है। एल्कीन्स के केस में जब भी होता है तो वाटर डायरेक्टली ना जुड़ के इनडायरेक्टली ऐड होता है। अब इसी तरीके से और भी तरीके हैं इसमें कैसे जुड़ता है। एक और केस, अब 2 एल्कीन ले लिया और H2SO4 मैंने निकाल दिया, तो सिंपल सी बात, इलेक्ट्रोमेरिक चेंज कराओ, इधर गया माइनस प्लस, 2 मॉलिक्यूल क्रिएट होंगे, इधर प्लस इधर माइनस, तो 2 H आयन निकाल, इसको दे दे, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव का होल ट्वाइस SO4, क्लियर है। क्यों? सिंपल सा फंडा है, दिखा देता हूँ। CH3 CH2 पॉजिटिव, कितने बनेंगे 2, और इधर से 2 H प्लस निकल गए तो SO4 -2। अब दोनों रिएक्ट कर जाएंगे ना आपस में, तो क्या बनाएगा, CH3 CH2 का होल ट्वाइस SO4 बनाएगा, क्लियर है, हाँ या ना, क्योंकि 2 H प्लस इसको दे दिए जाएंगे, क्लियर है। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो इस तरीके से करा दे हाइड्रोलिसिस। इसके बाद क्या करा दे, हाइड्रोलिसिस। तो इसकी 2 हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो 2 वाटर यूज कर लेना, 2 OH तो इन दोनों को दे दिए जाएंगे, 2 H SO4 को दे दिए जाएंगे, तो अल्कोहल निकल जाएगा और H2SO4 अलग। इस केस में पार्शियल हाइड्रोलिसिस का भी केस होता है, पर वो माइनर प्रोडक्ट बनता है। अगर 2 वाटर मॉलिक्यूल की जगह 1 मिले तो उसमें क्या होगा, इन दोनों एल्काइल ग्रुप को हम ऑक्सीजन दे देते हैं और SO4 हाइड्रोजन लेके चला जाता है H2SO4, और जब इन दोनों को एल्काइल को ऑक्सीजन दोगे तो ईथर का बन के आता है, क्या बन के आता है, ईथर, बट ये माइनर होता है। ये इस केस में कैसा होता है, माइनर प्रोडक्ट, मेन अल्कोहल ही बनेगा। तो सिंपल सा फंडा इतना याद रखें, एल्कीन पे वाटर डायरेक्टली ना जुड़ के इनडायरेक्टली होता है। इसी तरीके से दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्काइन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, पढ़ाया हुआ है, नहीं कर पढ़ाया तो याद रखें, याद करना भाई, पढ़ाया है वैसे तो मैंने। एल्काइंस में NaR करा दे तो H वाटर ऐड ही कराना है, बट प्रेजेंस ऑफ 42% H2SO4 एंड 1% HgSO4। इस HgSO4 का होना बहुत कंपलसरी होता है, तो करा रहा हूं मैं प्लस और माइनस ग्रेड, बहुत सिंपल है, थोड़ा अकल लगाना, ठीक है ना। तो इधर माइनस इधर प्लस, ठीक है, ऐसे क्रिएट करा लो, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, हाँ या ना। तो या फिर एक काम और कर सकते हो आप, ऐसे भी क्रिएट करा सकते हो, इधर माइनस कर ले इधर प्लस कर ले, ठीक है, H प्लस OH माइनस, H इस पे चला जाएगा OH इस पे चला जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन के आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। बट मैंने क्या बनाया हुआ प्रोडक्ट देख लेना, उसका रीजन है, दिस इज द केस ऑफ इनॉल, और इनॉल स्टेबल नहीं होता है, तो उसमें टॉटोमेरिक चेंज होके यही बनता है प्रोडक्ट। एल्काइंस में जाके देखना मिलेगी ये रिएक्शन, NaR, पहली रिएक्शन ही यही लिखा हुई है मैंने एल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टी में, NaR वाले टॉपिक में। तो एल्काइन में NaR कराया, OH पहले अटैक किया, H बाद में, तो इनॉल बनता है। इनॉल स्टेबल होता नहीं है, टॉटोमेरिक चेंज, H इधर डबल बॉन्ड इधर, ये बन के आएगा एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, हाँ या ना। तो बेसिक सी बात वही है, करा चुका हूँ, नहीं याद है तो देखे जाके हाइड्रोकार्बन्स के नोट्स जरूर। कुछ नहीं किया, अब हमें तो अल्कोहल चाहिए भैया, पर बनाया क्या मैंने, एल्डिहाइड। रिडक्शन करा दे, निकल हाइड्रोजन, कैटालिटिक रिडक्शन 140 डिग्री सेल्सियस पे, एल्डिहाइड विल कन्वर्ट इनटू इथेनॉल, दैट्स इट। बेसिक सी रिएक्शन आ जानी चाहिए। तो 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला प्रोसेस है इथेनॉल बनाने के लिए, दैट इज फर्मेंटेशन। जितनी भी अल्कोहल्स है या इथेनॉल्स है, जो भी है, वो सारा इंडस्ट्रियल लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे फर्मेंटेशन से ही बनाया जाता है। तो जो बड़ा बड़ा ज्यादातर प्रोडक्शन होता है अल्कोहल्स का, जितना भी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह अल्कोहल्स की, वो फर्मेंटेशन प्रोसेस की मदद से ही करते हैं। यही है मेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर इथेनॉल, क्योंकि इथेनॉल ही ड्रिंकिंग होता है अल्कोहल, मीथेनॉल पॉइजनस होता है, उसको ड्रिंक नहीं किया जाता। तो जितनी भी अल्कोहल्स बनती हैं वो फर्मेंटेशन प्रोसेस को ही यूज करते हुए बनती है। अब 2 तरीके से 2 चीजों का फर्मेंटेशन करा सकते हैं। तो पहला फर्मेंटेशन मैं पढ़ाऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ मोलासिस, और दूसरा एक और प्रोसीजर है, मैं दिखा देता हूं, यही की है। हम दूसरा फर्मेंटेशन यूज करने के लिए हम मदद लेंगे स्टार्च मटेरियल्स की, ठीक है। तो 2 तरीके से फर्मेंटेशन कराएंगे। पहले मैं पढ़ा रहा हूं मोलासिस, एक बार मोलासिस समझ में आ गया, बाकी सब अपने आप आता चला जाएगा, क्योंकि सेम ही प्रोसीजर्स रिपीट होते हैं, ठीक है ना। देखना, तो हम बात कर रहे हैं मोलासिस। सबसे पहली बात, मोलासिस होता क्या है, बहुत सिंपल सा, जितनी भी चीनी इंडस्ट्री, चीनी मिल होती है भाई, उसमें जो बाई प्रोडक्ट बनता है, जो वेस्ट होता है, उसे कहते हैं मोलासिस। बिल्कुल ब्लैक सा सब्सटेंस होता है, जो शुगर इंडस्ट्रीज होती है उनका वेस्ट प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट जो होता है वो मोलासिस होता है। और ये शुगर इंडस्ट्रीज तो फेंक देते हैं, उनको तो जरूरत नहीं है, बट ये मोलासिस अल्कोहल इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है। तो आज के टाइम पे ज्यादातर शुगर इंडस्ट्रीज जो अपना मोलासिस है वो अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बेच देती हैं। तो इन शॉर्ट शुगर इंडस्ट्री को तो भाई चांदी चांदी है, एक तो शुगर बन ही रहा है और दूसरा अपने कचड़े में से भी पैसा कमा रहे हैं। तो मोलासिस एक बहुत अच्छा बाय प्रोडक्ट होता है, किसका, शुगर इंडस्ट्री का। मेन यही होता है बाय प्रोडक्ट। और
ये शुगर इंडस्ट्री के लिए तो बेकार है, बट अल्कोहल इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है। तो मोलासेस में क्यों यूज होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो सुनना जरा। जो शुगर इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट मोलासेस या वेस्ट प्रोडक्ट मोलासेस होता है, उसमें अभी भी लो अमाउंट में ग्लूकोज और फ्रक्टोज की प्रेजेंस दिखती है। 30% ग्लूकोज और 32% फ्रक्टोज, जिसको आप इन्वर्ट शुगर के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है, हाँ या ना? तो ये अभी भी मोलासेस के अंदर प्रेजेंट होता है और इसी को यूज कर लेती है अल्कोहल इंडस्ट्री, और इसी मोलासेस का फर्मेंटेशन करा दिया जाता है। तो शुगर है भाई, ग्लूकोज के फर्मेंटेशन से ही अल्कोहल बनता है। ठीक है, तो अब बात ये आ रही है फर्मेंटेशन किसका करा रहे हैं, तो समझ गए होंगे मोलासेस। और मोलासेस क्या है, शुगर इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट। अब फर्मेंटेशन कराने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए और फिर क्या प्रोसीजर होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहली बात, फेवरेबल कंडीशंस फॉर फर्मेंटेशन, कि कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए कि मोलासेस का फर्मेंटेशन अच्छे से हो पाए और अल्कोहल बन जाए। तो सबसे पहला टेम्परेचर मेंटेन करना है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक, 25 टू 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में। दूसरी बात, फर्मेंट्स की मदद चाहिए, ईस्ट डालना पड़ता है इस मोलासेस में। क्या डालना पड़ेगा, ईस्ट, फर्मेंट। और साथ ही साथ इस फर्मेंट के लिए अमोनियम सॉल्ट्स प्रोवाइड करा के रखते हैं हम लोग, जिससे वो फूड का काम करते हैं और फर्मेंट की ग्रोथ ज्यादा होती है। जितना ज्यादा फर्मेंट होगा, मतलब जितना ज्यादा आप खमीर या ईस्ट की मदद लेंगे, उतना ज्यादा आप एंजाइम्स क्रिएट, क्योंकि फर्मेंट ही फर्मेंटेशन कराते हैं भैया। ठीक है, और इनको भी तो खाने की जरूरत है क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बढ़ानी है, तो उसके लिए हम अमोनियम सॉल्ट्स की मदद लेते हैं। तीसरी बात, प्रिजर्वेटिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रिजर्वेटिव डाल दिए तो ये जो फर्मेंट्स होते हैं, ईस्ट होते हैं, ये मर जाएंगे। क्लियर है। चौथी बात, बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन करने पर ही फर्मेंटेशन अच्छे से होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो डाइल्यूशन भी बहुत जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन वेल प्रोसीड्स इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। दस मोलासेस is diluted with water till sugar concentration become 8 to 10, क्योंकि शुरुआत में अभी आपने देखा था 30-32% थी शुगर की कंसंट्रेशन, पर हम लोग मोलासेस को डाइल्यूट कर करके मात्र 8 से 10% की कंसंट्रेशन कर लेते हैं, क्योंकि फर्मेंटेशन डाइल्यूट सॉल्यूशन में बहुत अच्छा होता है, कंसंट्रेटेड में अच्छा नहीं होता। पांचवी बात, एयरेशन प्रॉपर होनी चाहिए। बिना एयर के तो फर्मेंटेशन चलेगा ही नहीं भैया। हाँ यार, एनारोबिक फर्मेंटेशन थोड़ी करा रहे, एरोबिक करा रहे हैं। एरेशन की तो जरूरत होती है, क्योंकि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एयर की ही प्रेजेंस में चलता है बढ़िया तरीके से। तो ये 4 या 5 बेसिक्स ही आपकी फेवरेबल कंडीशन है, जिनको आपको ध्यान में रखना है मोलासेस की फर्मेंटेशन कराते समय। चले अब प्रोसीजर देखते हैं कैसा होता है। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखते चलो, क्या रिएक्शन हो रही होगी वो भी देखेंगे। ठीक है, तो सुनना। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ मोलासेस आफ्टर अप्लाइंग ऑल सुटेबल कंडीशन फॉर फर्मेंटेशन, ऊपर वाली सारी अप्लाई कर दी, इट इज एसिडिफाइड विद H2SO4। तो जैसे आपने ऊपर वाली सारी कंडीशंस अप्लाई करी, फर्मेंटेशन होना शुरू हो जाएगा। फिर हम उसको में थोड़ा सा एसिडिफाई कर देते हैं। एसिडिफाई करने का रीजन क्या है कि फर्मेंट तो कुछ नहीं हो, फर्मेंट तो चाहिए, पर बैक्टीरिया अगर ग्रोथ हो गई तो खराब हो जाएगी भैया। तो एसिडिफाई हल्का बहुत करने का कारण यह है जिससे बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, और फिर इसको फर्मेंटेशन होने दिया जाता है। क्या होने दिया जाता है, फर्मेंटेशन। अब होता क्या है फर्मेंटेशन के दौरान वो सुनना। तो सबसे पहली शुगर थी मोलासेस में, मतलब बाई प्रोडक्ट है ना, तो शुगर होती है। इन्वर्टेज, तो जो ईस्ट है हम लोग ने यूज किया था फर्मेंटेशन कराने के लिए, तो ईस्ट क्या कराता है, एक एंजाइम रिलीज करता है जिसको कहते हैं इन्वर्टेज। क्या कहते हैं बेटा, इन्वर्टेज। तो वो इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है, इस सुक्रोज को तोड़ देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। किसमें तोड़ देता है बेटा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। और यही ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इसी ईस्ट के द्वारा एक और एंजाइम निकाला जाता है, दैट इज जाइमेज। और जैसे ही ये ग्लूकोज फ्रक्टोज बनते हैं, तो ये जाइमेज एंजाइम जो होता है बेटा, वो इस ग्लूकोज और फ्रक्टोज को फर्मेंटेशन में भेज के इथाइल अल्कोहल और CO2 गैस लिबरेट करा देता है, इथेनॉल बन गया। अब क्या बात आती है, प्योर है? नहीं है भाई। क्यों होगा प्योर, अभी तो प्योरीफाई करना पड़ेगा। चले आगे, तो ये बन गया इथेनॉल। तो एक्चुअल में जो रिएक्शन चल रही होती है फर्मेंटेशन के दौरान, वो ये चल रही होती है उस बीकर के अंदर। तो पहला तो सुक्रोज टूट के ग्लूकोज फ्रक्टोज बनता है, और वही ग्लूकोज फ्रक्टोज एयर की प्रेजेंस में इथेनॉल और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। दैट्स इट। क्लियर है, हाँ या ना? अब यहां से जो बन के आएगा इथाइल अल्कोहल, वो प्योर तो नहीं होगा भैया, उसमें इंप्योरिटीज होगी, पानी वानी बहुत सारी चीजें होंगी। क्लियर है। तो अब हमें इसका डिस्टिलेशन कराना पड़ता है, मतलब सेपरेशन कराएंगे। अब इथेनॉल अकेला नहीं होगा, पानी वगैरह बहुत सारी चीजें होंगी। तो अब हमें इसे प्योरीफाई करना है, रेक्टिफिकेशन वगैरह, प्योरिफिकेशन, डिस्टिलेशन सब कुछ कराएंगे। तो डिस्टिलेशन कराना, तो सुनना। सॉल्यूशन ऑब्टेन आफ्टर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कंटेन 8 to 10% इथाइल अल्कोहल। तो ऊपर वाली प्रोसेस से जो हमें मिला है वो मात्र 8 से 10% इथाइल अल्कोहल है, और इस सॉल्यूशन का नाम होता है वॉश या वॉट। इसी सॉल्यूशन को जो कहते हैं हम लोग वॉश या वॉट। ठीक है, एक ही नाम है। चले आगे। अब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ानी है तो डिस्टिलेशन करा दो। क्या करा दो, डिस्टिलेशन। तो वही लिखा है
दिस सॉल्यूशन इज सब्जेक्टेड टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, नॉर्मल नहीं कराना, फ्रैक्शनल कराना है, इन अ स्पेशलाइज्ड अपैरेटस कॉल्ड कोफे स्टिल। क्वेश्चन आया हुआ है, क्लियर है। तो डिस्टिलेशन इथेनॉल का अगर हम कराते हैं तो किस अपैरेटस की मदद लेते हैं, दैट इज कोफे स्टिल। और कौन सा डिस्टिलेशन होता है वो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। किसका होता है, वॉश या वॉट, जिसमें कितना परसेंट इथाइल अल्कोहल है, 8 से 10%। अब बात आ रही है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होने के बाद क्या होता है, तो कोफे स्टिल इतना बेहतरीन अपैरेटस है बेटा कि ये इतना प्रॉपर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराता है कि अब जो हमें इथाइल अल्कोहल मिलता है वो 90% प्योर। पहले कितना था, 8 से 10% अल्कोहल था, बाकी सब पानी वाली था, ठीक है। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद जो अल्कोहल मिल के आएगा वो कितना परसेंट प्योर होता है, 90% प्योर। क्या ये काम कर जाएगा, बिल्कुल काम कर जाएगा, बहुत अच्छा काम करेगा। 90% प्योरिटी तो ये बहुत दुआ में चाह रखी होगी, ठीक है। अब अलग अलग इंडस्ट्रीज अलग अलग प्योरिटी के लेवल पे काम करती है और अलग अलग डिस्टिलेशन प्रोसेसेस के बेस पे अलग अलग अल्कोहल या बेवरेजेस बनते हैं। अल्कोहलिक बेवरेजेस जो यूज करते हैं हम लोग, हाँ है ना, वो अलग अलग कंसंट्रेशन के हिसाब से अलग अलग, जैसे बियर्स अलग होती है, वाइन्स अलग होती हैं, विस्कीज अलग होती हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग कंसंट्रेशन के इथाइल अल्कोहल्स यूज किए जाते हैं। उनके डिस्टिलेशन प्रोसेस के बेसिस पर ही कुछ बहुत अच्छी होती है, कुछ बेकार होती है, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो वो सारा खेल डिस्टिलेशन पे डिपेंड करता है, फर्मेंटेशन किसका करा रहे हो, किसकी मदद से करा रहे हो, और फिर प्यूरिफिकेशन अगर हो भी रहा है तो कैसे यूज करके बनाते हैं। तो मेन स्टेप सब में लास्ट में डिस्टिलेशन का ही होता है और कंसंट्रेशन वाइज अलग अलग अल्कोहलिक बेवरेजेस क्रिएट या बनते हैं। चले आगे, बट हम लोग उन बेवरेजेस की बात ना करके हम लोग रेक्टिफिकेशन दैट इज स्पिरिट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो लैब वगैरह में यूज करी जाती है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ इसकी कंसंट्रेशन को और बढ़ाने के लिए। जो अल्कोहलिक बेवरेज है उसमें 90% तो मैंने बहुत अच्छा खासा बोल दिया, जनरली इससे कम वगैरह रखते हैं, ठीक है। बट स्पिरिट्स अगर क्रिएट करनी है तो हमें और प्योरिटी करानी पड़ेगी और डिस्टिलेशन वगैरह में भेजना पड़ेगा और प्योरिफिकेशन और सेपरेशन करना पड़ेगा। हमें 90% इथाइल अल्कोहल से काम नहीं चलेगा, हमें और चाहिए परसेंटेज इथाइल अल्कोहल की। तो हम प्रोसेस यूज करते हैं क्या, रेक्टिफिकेशन। और ये वाला जो प्रोसेस है वो हर किसी से भी फर्मेंटेशन करा के लाओ, रेक्टिफिकेशन हर किसी के लिए कॉमन होता है। क्यों, उसमें हम 90% इथाइल अल्कोहल को फर्दर सब्जेक्ट करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए ध्यान से, जिससे हम और प्योर इथाइल अल्कोहल क्रिएट कर पाए। तो क्या होता है इसमें, 90% इथाइल अल्कोहल इज सब्जेक्टेड टू फर्दर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन केयरफुली एंड फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर ऑब्टेन्ड। तो हम कुछ नहीं करते, इसको फर्दर और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में भेज देते हैं ध्यान से, ठीक है। और इसके बेसिस पे और फ्रैक्शंस मिलते हैं, तो 3 मिलते हैं बेटा, याद रखना, लो बॉइलिंग लिक्विड, मिडिल बॉइलिंग लिक्विड एंड हाई बॉइलिंग लिक्विड। तो लो बॉइलिंग लिक्विड का जो पहला फ्रैक्शन है उसमें हमें एसिटल्डिहाइड मिलता है। जो मिडिल बॉइलिंग लिक्विड है वही मेन है हमारे लिए, उसमें क्या मिलता है, 95.45% इथाइल अल्कोहल, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट के नाम से, ठीक है। और हाई बॉइलिंग में मेन है अमाइल अल्कोहल दैट इज पेंटेनॉल, दैट इज पेंटेनॉल। हमारे लिए कौन सा फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, मिडिल, कौन सा है, मिडिल बॉइलिंग, दैट्स इट। तो ये प्रोसेस है बेटा 95.45% प्योर इथाइल अल्कोहल को बनाने का। चलो आगे, तो ये बेसिक से क्वेश्चन उठ के आते हैं। चले आगे, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम रेक्टिफिकेशन। और ये जो स्पिरिट बन के आते हैं दिस इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। तो आपसे पूछा जाए रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या, कुछ नहीं है, 95.45% इथाइल अल्कोहल, दैट्स। चले आगे, तो अब मैंने ये जो फर्मेंटेशन कराया था वो किसका कराया था, मोलासिस का। किसका बेटा, मोलासिस, जो शुगर इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट। अब जरूरी नहीं है हर इंडस्ट्री मोलासिस को ही यूज करे, कुछ केसेस में हम चीप स्टार्ची मटेरियल का भी मदद ले लेते हैं फॉर फर्मेंटेशन कराने के लिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, तो इसमें हमें यूज करना पड़ता है सैकरिफिकेशन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बेटा, सैकरिफिकेशन। क्यों, क्योंकि पिछले वाले में तो सीधा शुगर था आपके पास, क्योंकि मोलासिस बाय प्रोडक्ट है शुगर का, तो उसमें डेफिनेटली डायरेक्ट शुगर बनी बनाई होती है, डायरेक्ट फर्मेंटेशन में भेजते हैं। बट जब हम स्टार्च मटेरियल की मदद लेते हैं अल्कोहल बनाने के लिए, इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए, तो हम एक प्रोसेस कराना पड़ता है जिसका नाम है सैकरिफिकेशन। क्योंकि हम लोग स्टार्च यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट शुगर यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, शुगर अलग चीज है, स्टार्च अलग चीज है। तो हमें सैकरिफिकेशन प्रोसेस की मदद लेनी पड़ती है। अब सैकरिफिकेशन प्रोसेस होता क्या है और कैसे होता है वो बता रहा हूं। तो कुछ नहीं, कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर इज कॉल्ड सैकरिफिकेशन। बस एक स्टेप और बढ़ गया है, स्टार्च से हम पहले शुगर प्रिपेयर करेंगे फिर फर्मेंटेशन में भेजेंगे, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सैकरिफिकेशन। अब इसको करने में के लिए 3 स्टेप की जरूरत होती है। पहला है माल्टिंग, दूसरा है मैशिंग एंड चौथा हाइड्रोलिसिस। इन 3 प्रोसेस में अगर हम भेज दें तो सैकरिफिकेशन हो जाता है, स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है तुम्हारा शुगर में। तो माल्टिंग में क्या होता है वो सुनना पहले। तो 3 प्रोसेस है, माल्टिंग करना,
तो कुछ नहीं, बार्ले जो होती है उसको गीला किया जाता है, जर्मिनेट कराया जाता है, अंकुरित करा देना, पानी में डुबो देना, अंकुरित करा दे। तो सबसे पहले मॉइस्ट बार्ले इज अलाउड टू जर्मिनेट एट 15 to 25 डिग्री सेल्सियस इन डार्क, लाइट की प्रेजेंस में, अंधेरे में। चले आगे, कुछ नहीं, फिर बार्ले क्या हो जाएगी, जर्मिनेट हो जाएगी, तो हम उसको क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं। तो सुनना, मॉइस्ट बार्ले लिया, उसको अंकुरित किया, 15 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में अंकुरित हो गई, उसको फिर हम एक डिश में बंद करके, कंटेनर बंद करके हीट करते हैं 60 डिग्री सेल्सियस तक। और जब वो हीट हो जाती है तो उसको क्रशर से क्रश किया जाता है, बिल्कुल लिक्विड जैसा, पेस्ट जैसा सब्सटेंस बनाया जाता है, उसको क्रशर से क्या किया जाता है, क्रश किया जाता है। और इसमें पानी की प्रेजेंस में क्रश करते हैं, पानी डालते जाते हैं, उसकी चटनी सी बनाते जाते हैं, एंड देन क्रश्ड विद वाटर टू ऑब्टेन अ एक्सट्रैक्ट कॉल्ड माल्ट एक्सट्रैक्ट। तो कुछ नहीं, उसको बार्ले को लिया, अंकुरित कराया, हीट किया, पानी डालते गए और उसको क्रश करते गए, तो एक एक्सट्रैक्ट बन के आता है, लिक्विड जैसा बन के आता है, दैट इज कॉल्ड अ माल्ट एक्सट्रैक्ट। और इस माल्ट एक्सट्रैक्ट में बहुत अच्छी चीज होती है, एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं डायस्टेज एंजाइम, तो ये बार्ले से मिलता है। तो कुछ नहीं, ये जो माल्ट एक्सट्रैक्ट हमने प्रिपेयर किया है, क्यों, क्योंकि हमें एंजाइम चाहिए था, कौन सा, डायस्टेज। तो सबसे पहला प्रोसेस है माल्ट एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए बार्ले की मदद से। क्यों माल्ट एक्सट्रैक्ट बनाता है, क्योंकि माल्ट एक्सट्रैक्ट में एंजाइम है जो एक्चुअल में स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करके देगा, दैट इज डायस्टेज। दूसरा प्रोसेस मैशिंग, अब स्टार्च भी तो चाहिए, एंजाइम तो आ गया, अब किसकी स्टार्च को, हम स्टार्च को ही तो करेंगे, तोड़ेंगे, उसी को ही तो बनाएंगे शुगर में, तो अब मैशिंग करना। मैशिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्ची मटेरियल इज हीटेड विद स्टीम एंड इट ब्रेक्स सेल वॉल। तो कुछ नहीं, जिस मटेरियल तुम्हें पता है पेड़ के कौन कौन से हिस्से में स्टार्च होता है, तो उसको लाओ, हीट करो, स्टीम की प्रेजेंस में, नॉर्मल वाटर नहीं, स्टीम करना है। तो स्टीम करेंगे तो उस स्टार्ची मटेरियल में जो भी सेल्स होंगी उन सबकी सेल वॉल ब्रेक हो जाएंगी, और जितना भी स्टार्च डिपॉजिट होगा उन सेल्स के अंदर वो सारा एक्सपोज हो जाएगा। तो वही लिखा है, स्टार्ची मटेरियल इज हीटेड विद स्टीम एंड इट ब्रेक्स सेल वॉल एंड एक्सपोज स्टार्च डिपॉजिट इनसाइड द सेल एंड अ पेस्ट लाइक, बिल्कुल पेस्ट की तरह एक मास ऑब्टेन होगा, जिससे हम क्या कह देते हैं, मैश। क्या कहते हैं बेटा, मैश। जैसे आलू को फोड़ के मैश क्रिएट कर लेते हैं ना, पेस्ट जैसा बना लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही मैश। तो लास्ट, तो आपको दोनों चीज मिल गई, स्टार्च भी मिल गया और एंजाइम भी मिल गया। तो अब लास्ट स्टेप होता है सैकरिफिकेशन में, हाइड्रोलिसिस कराना। कुछ मत करो, इस मैश को लो, इस माल्ट को लो, मिला दो, ठीक है, और 60 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दो। तो मैश और माल्ट जैसे ही मिलते हैं, मैश में तो क्या स्टार्च है, माल्ट एक्सट्रैक्ट क्या है, एक एंजाइम है, तो ये एंजाइम इस स्टार्च को ब्रेक डाउन, हाइड्रोलिसिस करा देगा और कन्वर्ट कर देता है एक शुगर में, जिसका नाम होता है माल्टोज। क्या नाम होता है बेटा, माल्टोज। क्लियर है, हाँ या ना। तो मेन शुगर चाहिए थी C12H22O11, बिल्कुल उसकी तरह, सुक्रोज की तरह, बस थोड़ा सा अलग होता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमें एक शुगर मिलती है क्या, माल्टोज, दैट्स इट। तो बस एक स्टेप बढ़ जाएगा और कुछ चेंज नहीं आएगा। अब इसके बाद कुछ नहीं करियो, इस शुगर को लेके फर्मेंटेशन में भेज दो। वहां शुगर पहले से ही बनी बनाई थी, इसमें तुम्हें शुगर पहले बनानी पड़ी है। तो अब इस माल्टोज को लो, किसमें भेज दो, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। सारी सूटेबल कंडीशन पढ़ा चुका हूं, मोलासिस में डिट्टो कॉपी होना है। फिर इसके बाद डिस्टिलेशन, जैसा मोलासिस में हुआ वैसे ही होगा, रेक्टिफिकेशन जैसा मोलासिस में हुआ वैसे ही होगा। इन सब के होने के बाद लास्ट में हमें मिल जाती है रेक्टिफिकेशन के बाद 95.45% इथाइल अल्कोहल, दैट इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट, दैट्स इट। चलो आगे, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। तो कुछ नहीं है, सेम टू सेम चीजें हैं भाई, सैकरिफिकेशन वगैरह कराना है। बस इसके केस में पिछले में जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो पहले से ही हमारे पास शुगर थी। उम्मीद करूंगा क्लियर होगा फर्मेंटेशन से हम कैसे अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं, वो भी प्योर फॉर्म में, रेक्टिफाइड स्पिरिट तक 95.45% इथाइल अल्कोहल बना लिया। बट इंसान को अभी संतुष्टि नहीं है भैया, उसे तो 100% चाहिए, डेफिनेटली चाहिए। 100% अल्कोहल को हम कहते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। क्या कहते हैं बेटा, एब्सोल्यूट अल्कोहल। अब बात आ रही है उसको कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि 95.45% जो इथाइल अल्कोहल रेक्टिफाइड स्पिरिट थी, इतना परसेंट तो अल्कोहल है, पर जो बचा खुचा 4-4.5% बचा वो पानी है। बट अब बात आ रही है उस बचे खुचे पानी को हम कैसे हटाएं और 100% इथाइल अल्कोहल कैसे प्रिपेयर करें। तो एब्सोल्यूट अल्कोहल के लिए तो वही लिखा है 95.45% इथाइल अल्कोहल, दैट इज रेक्टिफाइड स्पिरिट एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ वाटर फॉर्म अ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो उस पानी को हटाना थोड़ा आसान नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो ये अल्कोहल और वो पानी एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना लेते हैं, जिसका मतलब होता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। मतलब अगर आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वगैरह भी करोगे तो आराम से सेपरेट नहीं होंगे, दैट इज कॉल्ड
कांस्टेंट वॉल्यूम मिक्सचर। अगर आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने की कोशिश करोगे तो ये दोनों लिक्विड सेपरेट नहीं होंगे क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट लगभग बराबर पहुंच चुके हैं। तो इसीलिए हम नॉर्मल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसका काम या इसको सेपरेट नहीं करा सकते। तो इसीलिए अब हमें क्या करना पड़ता है वो बता रहा हूं, तो सुनना। देयरफॉर 100% अल्कोहल कांट बी प्रिपेयर्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दस टू ऑब्टेन। तो क्यों, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर था, सेम बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का तो सवाल ही नहीं है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, प्योर अल्कोहल बनाने के, 100% अल्कोहल बनाने के लिए, तो वही लिखा है दस टू ऑब्टेन 100% अल्कोहल द कास्ट ट्रेसेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय डिस्टिलेशन विद क्विक लाइम। तो अब हम नॉर्मल डिस्टिलेशन नहीं करेंगे, क्विक लाइम डालेंगे, उसके साथ डिस्टिलेशन कराएंगे। क्यों? क्योंकि क्विक लाइम जितना भी पानी होगा उस 95.45% अल्कोहल में उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अल्कोहल एब्जॉर्ब नहीं करता, CO वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्लियर है? और जैसे ही वो वाटर एब्जॉर्ब होगा, बॉईल कर देना, फ्रैक्शनल वेपर्स बनाना, अल्कोहल को दूसरी जगह स्टोर कर लेना या ऑब्टेन कर लेना। क्लियर है? तो प्योरीफाई हो जाएगा बिल्कुल, और जो अल्कोहल मिलेगा वो 100% होगा। और उसको अगर आपको डाउट है तो चेक करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, तो टेस्ट टू नो दैट अल्कोहल इज फ्री फ्रॉम वाटर। तो हमने करा तो दिया, कुछ नहीं, CO डाला, जितना भी पानी था वो CO ने एब्जॉर्ब कर लिया होगा। अब लिक्विड तो है, फिर भी हमें चेक करना, अलग करना, तो हीट करके वेपर्स बनाना, अल्कोहल की वेपर्स को दूसरी जगह कलेक्ट करने का। अब तेरे पास 100% प्योर अल्कोहल आ गया। बट तुम्हें अगर अभी भी डाउट है इस पे, तो एक टेस्ट करा लेना, उससे कंफर्म हो जाएगा कि इस अल्कोहल में पानी नहीं है। तो कुछ नहीं करना, 100% अल्कोहल को लेना और उसको एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में डाल देना, या एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट लियो, अल्कोहल में डाल दियो। तो अगर उस सॉल्यूशन का कलर ब्लू हो जाए तो समझ लेना पानी है, और अगर ब्लू ना हो तो मतलब पानी की प्रेजेंस नहीं है। तो वही लिखा है 100% इथाइल अल्कोहल डज नॉट गिव ब्लू कलर विद एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। ठीक है? क्योंकि कॉपर सल्फेट के साथ जैसे ही पानी आता है, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? क्योंकि एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज कलरलेस बट हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर। चलूं मैं आगे, कोई दिक्कत तो कंफर्म हो गया। बट ये तो नॉर्मली इंडस्ट्रीज में हम लोग बनाते हैं। अब कमर्शियल बेसिस पे हम कैसे इस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को अलग कर करके कैसे प्रिपेयर करते हैं 100% इथाइल अल्कोहल, वो सुनना। तो वो लैब वगैरह के लिए तो बातें अच्छी है सुनने में, बट कमर्शियल लेवल पे अगर हमें 100% इथाइल अल्कोहल ज्यादा मात्रा में चाहिए तो कैसे बनाते हैं? तो इसके लिए हम यूज करते हैं एजियोट्रॉपिक मेथड टू ऑब्टेन अल्कोहल एब्सोल्यूट वाला। तो अब इसमें क्या करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, एक कैलकुलेटेड अमाउंट निकालते हैं बेंजीन का और उसको इस 95.45% इथाइल अल्कोहल में ऐड कर देते हैं, मतलब रेक्टिफाइड स्पिरिट में। और इसके बाद हम इस मिक्सचर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा देते हैं। क्या करा देते हैं बेटा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो नॉर्मल नहीं करा सकते आप, अगर आपको कमर्शियली बनाना भी है तो आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद ले भी रहे हो, पर बेंजीन मिला देना उसमें। पहले क्या मिला देना? बेंजीन। तो बेंजीन जैसे मिलती है तो हमें 3 फ्रैक्शन मिलते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे। पहला फ्रैक्शन 64.8 डिग्री सेल्सियस पे, दूसरा फ्रैक्शन 68.2 पे, और तीसरा फ्रैक्शन 78.4 पे। तो पहले फ्रैक्शन जब हमें मिलता है वो एक टर्नरी मिक्सचर होता है। एक्चुअल में जो हम पहली प्लेट इतने टेम्परेचर पे ऑब्टेन करते हैं, उस मिक्सचर में तीनों आ जाते हैं, बेंजीन भी आ जाता है, वाटर भी आ जाता है और अल्कोहल भी आ जाता है। जैसे ही हम दूसरे फ्रैक्शन को देखते हैं और थोड़े हाई टेम्परेचर पे ऑब्टेन करते हैं, तो अब पानी गायब है, बेंजीन और अल्कोहल आ पाते हैं। कौन कौन आ पाता है बेटा? बेंजीन और अल्कोहल। और लास्ट जैसे ही तुम 78.4 डिग्री सेल्सियस वाले प्लेट को या उस कंडीशन को, उस मिक्सचर को देखोगे, तो वो फ्रैक्शन जो निकलेगा वो एक्चुअली एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है। 78.4 डिग्री सेल्सियस तक सारी चीजें हट जाती हैं, केवल 100% इथाइल अल्कोहल बचा रह जाएगा। केवल 100% इथाइल अल्कोहल बचा रह जाएगा। तो कमर्शियल बेसिस पे हम एजियोट्रॉपिक मेथड मदद लेते हैं। तो कुछ नहीं करना, इस रेक्टिफाइड स्पिरिट में कैलकुलेटेड अमाउंट में बेंजीन मिला के 3 मिक्सचर 64.8, 68.2 एंड 78.4 पे। 64.8 पे तो तीनों मिलते हैं, कोई भी सेपरेट आउट नहीं हो पाता, बेंजीन, वाटर और अल्कोहल। 68.2 पे एक चीज हट जाती है, पानी, तो क्या रह जाता है? बेंजीन और अल्कोहल। और 78.4 पे बेंजीन भी हट जाता है और 100% इथाइल अल्कोहल मिल जाता है। तो एक कमर्शियल प्रोडक्शन है इथाइल अल्कोहल का। चलो आगे, मेरे ख्याल से क्लियर होनी चाहिए। चलो आगे, तो यहां तक उम्मीद करूंगा सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। बेसिक सी बातें थी इथाइल अल्कोहल के रिगार्डिंग। अब मैं बात करूंगा कुछ यूजेस ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो देखें बट सबसे पहला यूज देखेंगे, तो काय में काम आता है इथाइल अल्कोहल। सबसे पहला बेसिक सा काम है, तो बहुत सारी चीजों में बनता है भाई, गिनती नहीं है। तो पहला, इन मेकिंग अल्कोहलिक कंटेंट, जितने भी अल्कोहलिक कंटेंट, बेवरेजेस वगैरह कुछ भी हो, सब में यूज किया जाता है। दूसरा, जितने भी कफ सिरप वगैरह होते हैं, हेल्थ टॉनिक्स होते हैं, उन सब में भी इसको मिलाया जाता है। तीसरा, ड्रग्स जैसे क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म अगर हम बनाते हैं तो अल्कोहल्स की मदद लेते बनाते हैं।
चौथा, जितने भी ट्रांसल्यूसेंट सोप है, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं है, ट्रांसल्यूसेंट, थोड़ा थोड़ा उनके आर पार देखने लग जाए, दैट इज बिकॉज ऑफ एल्कोहल, ठीक है। और सबसे बेस्ट चीज एंटीसेप्टिक बनाने में हेल्प करता है, जो सबसे फेमस है टिंचर ऑफ आयोडीन, इसको बनाने में इथाइल अल्कोहल की ही मदद लगती है, क्योंकि इस टिंचर ऑफ आयोडीन में आयोडो फॉर्म होता है, इथाइल अल्कोहल होता है, पोटेशियम आयोडाइड होता है, एसीटोन होता है और आयोडीन होता है, ठीक है। तो टिंचर ऑफ आयोडीन एक बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है, इसमें भी यूज किया जाता है। सॉल्वेंट तो होगा ही होगा, डेफिनेटली बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। चले आगे अगला, और इसको कभी कभी हम सब्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोल, सब्स्टिट्यूएंट मतलब एक तरीके से पेट्रोल में मिक्स करके यूज कर सकते हैं, और इसका नाम हो जाता है पावर अल्कोहल। तो कुछ नहीं, अल्कोहल और बेंजीन का जो फ्यूल होता है उसको हम एज अ पेट्रोल की जगह यूज कर लेते हैं, अल्कोहल बेंजीन फ्यूल, पावर अल्कोहल के नाम से जानते हैं। पेट्रोल की जगह हम अल्कोहल और बेंजीन को मिक्स करके एक फ्यूल की तरह यूज कर लेते हैं मशीन्स वगैरह में। चले आगे, तो बहुत सारे यूज है, एक यूज नहीं होता भैया अल्कोहल का। चले आगे, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अब मैं दो टॉपिक और बात कर लेता हूं, दैट इज मिथाइलेटेड स्पिरिट। अभी पिछले टॉपिक में हमने मिथेनॉल में पढ़ा था कि इसको क्या डीनेचर करने में हेल्प करता है रेक्टिफाइड स्पिरिट, क्योंकि बेटा क्या होता था पहले जमाने में, जो लैब वगैरह थी उसमें स्पिरिट यूज करी जाती थी स्टरलाइजेशन वगैरह कराने के लिए। तो क्या होता था, वो ड्रिंकिंग पे शुरुआत में नहीं पता थी हम लोगों को, हम लोग प्योर इथाइल अल्कोहल भेजते थे। तो लैब असिस्टेंट वगैरह क्या करते थे, उसको पानी में डिजोल्व करते थे, तो शाम को गिलास से गिलास टिका के खत्म हो जाती थी वो। तो इतना कंजम्पशन था नहीं जितना उसकी इन्वेंट्री थी। तो चक्कर क्या हुआ, इन्वेंट्री तो लिमिटेड थी और यूज बहुत ज्यादा हो रहा था, और पता लगी वो यूज जहां होना चाहिए था वहां हो नहीं रहा था। तो क्या हुआ, सरकार ने एक लॉ वगैरह बनाया और उसमें चेंजेस किए, और इंडस्ट्रीज को बोला गया कि इस स्पिरिट को प्योर फॉर्म में मत भेजो, इसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए अनफिट कर दो आप। सुपरफिशियल यूज से कोई दिक्कत ना हो, स्टरलाइजेशन वगैरह प्रॉपर करें, इसके फंक्शन पे फर्क ना पड़े, बट ये ड्रिंकिंग के लिए अनसूटेबल हो जाए। तो उसके लिए हमने यूज किया था मिथेनॉल और डीनेचर किया था रेक्टिफाइड स्पिरिट को, तब जाके इसका लेवल सही हुआ, ठीक है। तो क्या सुपरफिशियली रेक्टिफाइड स्पिरिट कोई नुकसान नहीं करती, बट अगर उसको पिएंगे तो पॉइजनस है, दिक्कत आ जाएगी, डेथ हो जाती है। आज के टाइम पे ऐसा बना दिया है रेक्टिफाइड स्पिरिट को। सुपरफिशियल यूज आप करो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ड्रिंकिंग के लिए नहीं, तो उसको कहते हैं मिथाइलेटेड स्पिरिट। तो क्या किया, इस स्पिरिट में क्या होता है, 90% इथाइल अल्कोहल होता है, कॉमा हटा लेना ऐसे, 4% मिथेनॉल होता है, और बचा होता एसीटोन, पायरिडीन, कॉपर सल्फेट और बाकी पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं। बट ये केवल ड्रिंकिंग के लिए अनफिट है, बाकी सुपरफिशियल यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, याद रखना इस बात को, ठीक है कि नहीं। तो रेक्टिफाइड स्पिरिट को हम मिथाइलेटेड या डीनेचर करते हैं, तो कुछ नहीं करना, उसमें आप क्या 90% इथाइल अल्कोहल रखना, बाकी का थोड़ा बहुत मिथाइल अल्कोहल 4% रख देना। चले आगे, बचा कुचा एसीटोन, पायरिडीन, कॉपर सल्फेट और बाकी बेसिक पॉइजनस सब्सटेंसेस मिला दिए जाते हैं। तो इससे जो अल्कोहल वो स्पिरिट बनी थी वो अनफिट हो गई थी ड्रिंकिंग के लिए, पर सुपरफिशियल यूज बहुत बढ़िया था। चले आगे अगला, एक छोटा सा टॉपिक और आता है प्रूफ स्पिरिट के बारे में। अब ये क्या है, कुछ नहीं है, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है प्रूफ स्पिरिट का। एक्चुअल में जो हमारे पास आज के टाइम पे स्टैंडर्ड प्रूफ स्पिरिट होती है, उसमें जो लैब वगैरह में बॉटल्स वगैरह में रखते हैं हम लोग जनरली हॉस्पिटल्स वगैरह में, 49.3% इथाइल अल्कोहल बाय वेट होता है और 57.1% बाय वॉल्यूम होता है। तो ये जो प्रूफ स्पिरिट यूज करी जाती है दो टर्म्स में मिलती है, एक मिलती है 10 डिग्री ओवर प्रूफ स्पिरिट, एक मिलती है 10 डिग्री अंडर प्रूफ स्पिरिट। तो प्रूफ स्पिरिट कुछ नहीं, नॉर्मल स्पिरिट्स होती है जिसमें अल्कोहल की कंसंट्रेशन बाय वेट 49.3 होती है, बाय वॉल्यूम 57.1 होती है। इन्हीं पे वैल्यूज पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब ये दो टर्म और है, 10 डिग्री ओवर प्रूफ स्पिरिट और 10 डिग्री अंडर प्रूफ स्पिरिट। अब ये क्या है, तो कुछ नहीं, सैंपल के बेसिस पे वॉल्यूम में चेंजेस आ जाते हैं। तो सुनना, 100 ml of the sample on dilution give 110 ml proof spirit and 100 ml of the sample give 90 ml of proof spirit on dilution। कुछ नहीं, प्योर इथेनॉल लिया, सैंपल लिया, पानी में डिसॉल्व किया, तो 100 ml का जो सैंपल है जब डिसोल्यूशन के बाद जो बनाता है वो 110 ml की प्रूफ स्पिरिट बना के आ रहा होगा, और वहीं पे 10 डिग्री अंडर प्रूफ स्पिरिट है तो 100 ml को अगर आप डाइल्यूट करोगे तो 90 ml प्रूफ स्पिरिट क्रिएट हो रही होती है। दिस इज कॉल्ड 10 डिग्री ओवर प्रूफ स्पिरिट एंड 10 डिग्री अंडर प्रूफ स्पिरिट, दैट्स इट। तो ये बेसिक सी स्पिरिट्स के ऊपर छोटा सा टॉपिक था, आना चाहिए। मिथाइलेटेड स्पिरिट का मतलब वो ये डीनेचर्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट जो थी 95.45% इथाइल अल्कोहल, उसको अनफिट किया ड्रिंकिंग के लिए, कैसे, मिथेनॉल को ऐड करके, दैट्स इट। तो उम्मीद करूंगा यहां तक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होंगी रिगार्डिंग इथाइल अल्कोहल
एंड मिथाइल अल्कोहल। तो यहां तक आपको सारी बातें मैं क्लियर करा चुका हूं। तो ये आपका कंप्लीट होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल 100% तरीके से। उम्मीद करूंगा यहां तक आपको सारी बातें डेफिनेटली समझ आ गई होंगी और आपको ये सेशन जरूर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्र बंधु ज्ञान केंद्र को सही बचे जरूर सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में मिलता हूं। थैंक यू वेरी मच।